स्वागत है आप सबका दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम सुनेंगे डॉन जी का पार्ट 5, जो कि देवराज चौहान सीरीज का अनिल मोहन जी के लिखी हुई कहानी है। इसका पिछला पार्ट 100 माइल्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आई होप वो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि ये कहानी उसी कंटिन्यूशन में चल रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉन जी पार्ट 5। देवराज चौहान दिन भर कमरे में ही रहा। सोहन लाल 2 बार चक्कर लगा गया था। उसने बताया कि मामचंद खुर्राटे भर रहा है। तब तक शाम के 7 बजे थे जब देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। नमस्कार डॉन जी। उधर से खुशनुमा स्वर कानों में पड़ा। तुम आखिर हो कौन? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तुम्हारा भला चाहने वाला। मतलब कि तुम अपने बारे में नहीं बताओगे? पूछो ही मत। आज दिन में तुम सम गांव के पास रेगिस्तान में स्थित 4 स्तंभों के पास गए थे। सब तुम पर नजर रख रहे थे। मोहनदास सा, टोनी पार्कर, नागरे के आदमी और पेशेवर हत्यारा चंकी। आज तो चंकी के साथ एक युवती भी दिखी, जो कि उसकी तरह ही कुछ बंदरी जैसी थी। उसकी बहन भी हो सकती है या फिर माशूका। ये सब लोग अलग अलग रेगिस्तान से तुम पर नजर रख रहे थे। उस तरफ से कहा गया। सब खबर रहती है तुम्हें। एक को तो तुम अपने साथ ले आए, 2 से मिले थे। कौन है ये दोनों? और रेगिस्तान के भीतर स्थित स्तंभों के पास ही चिलचिलाती धूप में क्यों मिले? कुछ तो खास बात रही होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी बात का जवाब दे दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मत दो। मैं जानता हूं कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। दूसरे का नाम रैना है ना? तो तुम जान गए? उसके पीछे गए थे क्या? हाँ, उसके पीछे तो नागरे, मोहनदासा और टोनी पार्कर के आदमी भी गए थे। तुमसे मिलकर वो सीधा जैसलमेर के एक इलाके के एक बंगले में जा पहुंचा, उधर से कहा गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। हर कोई ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर तुम क्या करते फिर रहे हो। तुम भी परेशान हो? थोड़ा बहुत। क्या तुम सब कुछ बताकर मेरी परेशानी दूर करने वाले हो? नहीं। मेरे ख्याल में रैना और जो आदमी तुम्हारे साथ में है, इन दोनों का वास्ता मुगल बादशाह की दौलत से है। सही सोचा है तुमने। ऐसा तो नहीं कि ये जानते हो कि मुगल बादशाह की दौलत कहां पड़ी है? अगर ये जानते तो अब तक दौलत ले चुके होते। तो फिर तुम इन दोनों को साथ क्या कर रहे हो? उस दौलत तक पहुंचने की कड़ियां मिला रहा हूं, जो कि मिल गई हैं। देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। मतलब कि तुम जल्दी ही दौलत की तरफ जाने वाले हो, उधर से कहा गया। हाँ। ये बात मुझे क्यों बता दी? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मेरी समझ से बाहर है डॉन जी। कहो। टोनी पार्कर, नागरे, मोहनदासा जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, परंतु तुम इनकी परवाह किए बिना मुगल बादशाह की दौलत तक जा रहे हो। क्या तुम्हें ये डर नहीं कि ये लोग तुम्हें मारकर तुमसे दौलत छीन लेंगे? जरा भी नहीं। क्यों? जबकि तुम्हें डर होना चाहिए। मैं दुनिया के मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दस्तूर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। कौन सा दस्तूर? कि दूसरे को हटाकर अपना झंडा लहरा दो। हर कोई दूसरे को हटाना चाहेगा कि दौलत सिर्फ वही पा सके। मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी खास समस्या का सामना करना पड़ेगा दौलत मिलने पर। उधर से आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? तुमने अंडरवर्ल्ड का जो दस्तूर मुझे बताया है, उस पर ही सोच रहा हूं डॉन जी। तुम्हारा कहना सही हो भी सकता है, नहीं भी। सोचते रहो, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। अगले दिन सोहनलाल ने होटल के रिसेप्शन से ही मालूम कर लिया था कि डेड़ा गांव का पश्चिम का हिस्सा किस तरफ पड़ता है। आज रैना ने मिलना था नक्शे के साथ। फिर वे 10:30 बजे मामचंद के साथ होटल से निकले और सामने सड़क पार पार्किंग में खड़ी कार ली और जैसलमेर के लिए चल पड़े। लॉकर की चाबी कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। जैसलमेर तो पहुंचो, पता चल जाएगा। फिर भी रखी कहाँ है चाबी? बहुत संभाल के, जरा हवा भी ना लगे। मामचंद ने शांत स्वर में कहा। मेरी फिक्र मत करो, रैना के बारे में सोचो। वो इतना सीधा नहीं है जितना कि कल वो दिखा। पता नहीं वो कमीना आधा नक्शा देता भी है या नहीं।
तुम्हारे ख्याल से वो नहीं देगा? मेरे ख्याल से तो वो आएगा ही नहीं। आज तो वो ऊंट पर नहीं बैठा होगा, साले के दांत जरूर तोड़ूंगा, मामचंद तीखे स्वर में कह उठा। उसकी तो मैंने आज तक चाल भी नहीं देखी कि वो कैसे चलता है, ऊंट पर चढ़े ही देखा है। आज उसके गले मिल लेना, सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। तुम लोगों ने एक गलती कर दी। क्या? जैसे भी होता उसके घर का पता जरूर पूछ लेते। क्या पता वो सच में ना आए। उसने फोन नंबर दिया है, नंबर से उसे ढूंढा नहीं जा सकता, मामचंद ने सोच भरे स्वर में कहा। परंतु उसने तुम लोगों को नंबर देकर टरका दिया। क्या पता नंबर भी गलत हो, सोहनलाल मुस्कुराकर बोला। ये भी हो सकता है, मामचंद ने गर्दन हिलाई। वो जरूर आएगा मामचंद, दोपहर 3 बजे वो पक्का हमसे मिलेगा। तुम तो बहुत यकीन के साथ कह रहे हो। हाँ, वो आएगा, क्योंकि आधा नक्शा उसके काम का नहीं है। हमारे साथ लग जाएगा तो शायद उसे दौलत मिल जाए। वो हर महीने की पहली तारीख को रेगिस्तान में मौजूद स्तंभों के पास पहुंचता रहा। इसी से जाहिर है कि मुगल बादशाह की दौलत में उसकी दिलचस्पी है, और उस दौलत का चौथा हिस्सा उसे मिलेगा अगर वो नक्शा लेकर हमारे पास आता है तो। हाँ, वो कमीना जरूर आएगा, मामचंद ने गहरी सांस ली। साला ऊंट पर बैठकर पीता है और पेशाब भी नहीं करता। इसी से पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा कमीना है। दौलत का चौथा हिस्सा क्यों छोड़ेगा? लेकिन मैं साफ कह देता हूं कि अगर इस बार उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उसके दांत जरूर तोड़ूंगा। बहुत पुरानी तमन्ना है मन में उसके दांत तोड़ने की। तब तो तुम्हारे दांत भी नहीं बचने वाले। मैं उसकी टांग भी तोड़ दूंगा, मामचंद के दांत भिज गए। वो तुम्हारी टांग भी तोड़ देगा? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ रखी होगी तो वो मेरी टांग तोड़ने के लिए भाग नहीं सकेगा। सोहनलाल ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और कह उठा। तुम उससे इतना जलते क्यों हो? मैं उसे सालों से कह रहा हूं कि हम दोनों मिलकर मुगल बादशाह की दबी दौलत ढूंढ लेते हैं और आधी आधी बांट लेते हैं। पहले साल भर तो वो अपनी शराफत का ढोल पीटता रहा। दूसरे साल थोड़ी सी अकल आई तो तैयार हो गया, पर कहने लगा कि मैं अपने हिस्से वाला नक्शा उसे दे दूं, जबकि मुझे उस पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। वो है ही ऐसा। मैंने कहा वो अपने हिस्से वाला नक्शा मुझे दे दे। बस इसी पे बात अटकी रही। कई साल बीत गए, परंतु मामला वहीं का वहीं रहा। अब तुम लोग आ पहुंचे। उसने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं किसी शानदार बंगले में बैठा होता। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा परिवार है? देवराज ने कार चलाते हुए कहा। है नहीं था, मामचंद ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी पत्नी थी, बेटी थी। जब बिजनेस से जब बिजनेस में मुझे घाटा हुआ और मैं फुटपाथ पर आ गया तो पत्नी बेटी को लेकर दिल्ली चली गई। वहां उसके कॉलेज के वक्त का दोस्त रहता है। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसी के साथ रहने लगी मेरी पत्नी। बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। अब मैं तब से उन दोनों से नहीं मिला। बहुत साल हो गए अब तो उनकी याद भी कभी कभी ही आती है। उनके लिए मन में बसा प्यार खत्म हो चुका है। पैसे की दुनिया है सारी। सब रिश्ते पैसों पर टिके हैं। नोट हैं तो सब कुछ है, नोट नहीं तो आपका कोई नहीं। ये सच्चाई की दुनिया है। ये सच्चाई है दुनिया की, देवराज चौहान ने कहा। अब मैंने सोच रखा है कि पैसा आएगा तो शादी नहीं करूंगा, अकेले ही मस्ती से जिंदगी बिताऊंगा। मामचंद मुस्कुराया। पर मुझे रैना की चिंता है कि वो आज आएगा या नहीं। ना भी आए तो हम उस तक पहुंच जाएंगे। कैसे? मुझे पता चल चुका है कि जैसलमेर में वो कहाँ रहता है, देवराज चौहान बोला। कैसे पता चला? किसी ने बताया उसके बारे में? कमाल है, मुझे तो आज तक पता नहीं चल सका। जैसलमेर आने वाला है। अब तुम मुझे बताते रहो कि किस तरफ जाना है, कहाँ तुमने चाबी रखी है और बैंक कहाँ है। अगला दृश्य। देवराज चौहान, सोहनलाल और मामचंद दोपहर 1 बजे तक वापस डेरा लौट आए थे। नक्शा उनके पास था, जो कि मामचंद ने बैंक लॉकर से निकालकर उन्हें दे दिया था। वो पुराना मोटा कपड़ा था जो कि तय किया हुआ था। उसे अभी तक खोला नहीं गया था। मामचंद ने बताया कि उसी कपड़े पर नक्शा बना हुआ है। कार ने जब डेरा में प्रवेश किया तो सोहनलाल ने पूछा, हमारे पीछे कोई है? तब से ही कुछ कारें हमारे पीछे हैं, जब हम डेरा से चले थे, देवराज चौहान ने बताया। अब तो वो लोग खुद को छिपाने का प्रयास भी नहीं करते। इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि हमें पीछा किए जाने का पता है, और उनकी वजह से हम अपने काम नहीं रोक रहे। यही उनके लिए राहत की बात है।
तभी मामचंद कह उठा, क्या यह गलत नहीं कि हम उस दौलत तक पहुंचने की तैयारी करते रहें और कुछ लोग हमें देखते रहें जो कि हमसे दौलत छीन लेना चाहते हैं? हमें उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जैसलमेर के 2-3 बदमाशों को मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहते हैं। कहो तो उन्हें ले आए, वो लोग इन लोगों को भगा देंगे। उनके होते कोई हमारे पास भी नहीं आएगा। सोहनलाल मुस्कुराया, तुम इस बारे में चिंता मत करो। जब कुछ करने का वक्त आएगा तो हम संभाल लेंगे। तुम कैसे संभाल लोगे? ये तो बदमाशों का काम है। तुम लोग तो शरीफ हो, मामचंद ने कहा। शरीफ लोग बदमाश नहीं बन सकते क्या? बदमाश तो बदमाश ही होते, मामचंद, सोहनलाल ने कहा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि हम लोहे का और कागजों का बिजनेस करते हैं। ऐसे में कोई हमसे पंगा लेता है तो वो बचता नहीं है। तुम ये चिंता हमारे लिए रहने दो। मर्जी तुम लोगों की। मैं तो भले के लिए ही कह रहा था कि वो लोग हमारे पीछे ना लगे रहें तो बढ़िया रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम दौलत तक पहुंचे तो वो लोग हमसे दौलत छीन ले, मामचंद ने भोलेपन में कहा। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले देवराज चौहान ने फोन पर बात की। हम चल पड़े हैं हमीरा गांव से, रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। ठीक है, परंतु डेरा गांव में प्रवेश करने से पहले एक बार मुझसे फोन पर बात जरूर कर लेना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा तो मामचंद कह उठा, तुमने अभी किससे बात की? मेरे साथी हैं, आज वो भी डेरा पहुंच जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे साथी भी हैं? ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे उस दौलत का चौथा हिस्सा दे देना। देवराज चौहान ने महक होटल के बाहर कार रोक दी। अगला दृश्य। दोपहर के 3 बज रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ा आग उगल रहा था। चिलचिलाती धूप इतनी तेज थी कि शरीर में सुइयां चुभ रही थी। गर्मी के मारे बुरा हाल था। रेगिस्तान की रेत से टकरा कर आती गर्म हवा जैसे चेहरे को झुलसा रही थी। शरीर में पसीना भरा पड़ा था। अंगारों जैसी तपिश ने आज तो सांस लेना दूभर कर रखा था। देवराज चौहान, सोहनलाल और मामचंद डेरा की पश्चिमी दिशा की तरफ पड़ने वाले रेगिस्तान की शुरुआत में ही मौजूद थे। आबादी यहां से दूर थी और गर्मी की इस दोपहरी में कोई भी नहीं दिख रहा था। सब अपने घरों में दुबके हुए थे। हर तरफ सुनसान और तपता रेगिस्तान नजर आ रहा था। सूरज की धूप कहीं कहीं रेत के कण जबरदस्त लिशकारा मार रहे थे कि आंखें चौंधिया जाती थी। सामान्य स्थिति में ऐसे मौसम में रेत पर खड़े होना सजा से कम नहीं था, परंतु देवराज चौहान, सोहनलाल और मामचंद वहां आधे घंटे से मौजूद थे। आते वक्त मामचंद ने धूप से बचने के लिए छाता खरीद लिया था। विस्की वो चढ़ाकर आया था। इतनी गर्मी में दिन में विस्की पी लेना वो आसानी से सहन कर लेता था। देवराज चौहान ने सिर पर फ्लैप वाली कैप ले रखी थी, जबकि सोहनलाल ने धूप से बचने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तीनों तप रहे थे इस वक्त रेगिस्तान में। उनकी कार काफी दूर खड़ी थी और यहां से नजर आ रही थी। मामचंद छाता सिर पर ताने सोहनलाल से बोला, मेरे छाते के नीचे आ जा। क्यों? सोहनलाल ने धूप से परेशान निगाहों से उसे देखा। क्यों क्या? धूप से बच जाएगा। कोई फायदा नहीं। ऐसे मौसम में छाता लेकर रखना खुद को धोखा देने जैसा है कि गर्मी से बच गए। बात तो ठीक है, पर कुछ ना होने से अच्छा ही है। सोहनलाल गर्म रेत पर टहलने लगा। देवराज चौहान की नजर हर तरफ घूम रही थी। उसने सिगरेट सुलगा ली थी। गर्म तेज हवा रह रहकर अपने साथ रेत का ढेर उड़ा लाती थी। आसमान में सूरज शीशे की भांति चमकता आग का गोला बना हुआ था। वो कमीना नहीं आने वाला, मामचंद कह उठा। वो जरूर आएगा। शर्त रखते हो? तुम्हारे पास है ही क्या शर्त रखने को? सोहनलाल ने धूप से आंखें मिचमिचाकर कहा। उस दौलत के चौथे हिस्से में से 100वां हिस्सा तुम्हें दे दूंगा अगर वो कमीना आ गया तो। किस दौलत की बात कर रहे हो तुम, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है? ठीक कहा। जब तक उस कमीने से आधा नक्शा नहीं मिलेगा हम दौलत तक कहीं नहीं पहुंच। वो आएगा मामचंद, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सोहनलाल ने कहा। मामचंद खामोश रहा। सोहनलाल देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, हम पर नजर रखी जा रही है। हाँ, वो लोग दूर हैं, देवराज चौहान ने कहा। उधर दूर जो नीला मकान नजर आ रहा है उसके पीछे की गली में कुछ लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ वो जो बड़ा सा मकान है वहां 2 कारें खड़ी नजर आ रही हैं। उनके भीतर आदमी बैठे होंगे, इधर ही देख रहे होंगे। सोहनलाल ने फिर कुछ नहीं पूछा। 3:30 से कुछ ऊपर का वक्त होगा कि दूर से एक काली कार आती दिखाई दी।
वो होंडा सिटी लग रही थी। उस कार को आते पाकर तीनों की निगाहें उधर ही जा टिकी। आ गया कमीना, मामचंद कह उठा। तुम्हें कैसे पता? ये काली कार उसी की है। हम गांव में जब मैं पहुंचता था तो इस कार को पहले से ही वहां खड़ी देखा करता था, मामचंद ने कहा। पक्का ये वही कमीना है। तुम शर्त जीत गए। कार 100 कदम दूर आकर रुक गई। फिर पीछे का दरवाजा खुला और रैना बाहर निकलकर उनकी तरफ आने लगा। उसने हाथ में तय किया लिफाफा थाम रखा था। वो पास पहुंचा। तो यहां मेरा इंतजार हो रहा है, हंसकर रैना कह उठा। वो पास पहुंचकर रुक गया था। तूने यहां आने को कहा था तो तेरा ही इंतजार करेंगे, मामचंद सड़े स्वर में कह उठा। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। इस बात का ध्यान रख कि अब तू ऊंट पर नहीं बैठा। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं तेरी परवाह नहीं करता। तभी मामचंद रैना पर झपटा, परंतु देवराज चौहान ने तुरंत उसकी बांह पकड़कर उसे रोका। ये सब मत करो, मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मामचंद गुर्राया। मैं अच्छा नहीं लगता? रैना मुस्कुराया। हमने क्या आपस में शादी करनी है जो तू मेरे में अच्छाई ढूंढ रहा है? तूने मेरी बात मानी होती तो आज हम आधी आधी दौलत बांटकर मौज कर रहे होते। तेरे जैसे कंगलों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता, रैना ने व्यंग से कहा। कसम से मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मामचंद गुर्राया। रैना ने हंसकर अपने दांत दिखाए। सोहनलाल मामचंद को खींचकर 2 कदम दूर ले गया। नक्शा लाए हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, रैना ने उसे लिफाफा दिखाया। दिखाओ। पहले तुम दिखाओ, रैना बोला। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डालकर तय किया कपड़ा निकाला। रैना ने आंखें सिकोड़कर उस कपड़े को देखा। लगता तो वही है, रैना बोला। नक्शा बाहर निकालो, देवराज चौहान ने कहा। रैना ने नक्शा बाहर निकाला। अब उसके हाथ में देवराज चौहान जैसा ही कपड़ा थमा था। दोनों कपड़े एक से ही हैं। ठीक है, रैना ने सिर हिलाया। तुम कुछ इस तरह से पेश आ रहे हो जैसे कि मैं तुमसे नक्शा लेकर भाग जाऊंगा। मैं धोखा नहीं खाना चाहता, रैना बोला। नक्शा खोलो, रेत पर बिछाओ। मैं भी ऐसा ही करूंगा। दोनों टुकड़ों का मिलान करके देखेंगे कि क्या उन्हें मिलाने पर पूरा नक्शा बन जाता है। ये काम हम होटल के कमरे में भी कर सकते हैं, देवराज चौहान बोला। एक बार दोनों हिस्सों को मिलाकर देख लें, फिर बाकी काम तो आराम से बैठकर ही होंगे। देख तो कमीने के नखरे कितने दिखा रहा है। 3 कदम दूर मामचंद कड़वे स्वर में कह उठा। इसकी बात का बुरा मत मानना, रैना मुस्कुराकर बोला। मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ, ये ऐसा ही है। देवराज चौहान ने अपने हाथ में थमा कपड़ा खोलकर उसे नीचे रेत पर बिछाया। वो कपड़ा 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा था। उस पर काले रंग की आड़ी तिरछी टेढ़ी ढेरों लकीरें खींची हुई थी। कहीं कहीं कुछ लिखा भी नजर आ रहा था। कपड़ा और लकीरों की स्याही पुरानी पड़ चुकी थी, परंतु वो अब भी पूरी तरह से स्पष्ट थी। जो उन्हें समझ सकता होगा वो इन लकीरों को देखकर सब कुछ समझ लेगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे पास है, रैना खुशी से बोला और हाथ में दबे कपड़े को खोलकर उस कपड़े के साथ बिछाने लगा। अब वो मुकम्मल तौर पर पूर्ण दिखाई देने लगा। देखकर कहा जा सकता था कि वो किसी मामले में नक्शा बनाया गया था। रैना की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। अब तो ये पूरा नक्शा बन गया। इससे मालूम हो जाएगा कि मुगल बादशाह की दौलत रेगिस्तान में कहां दबी है। अब हमें चलना चाहिए। देवराज चौहान नक्शों को उठाने के लिए झुका। रुको रुको, रैना ने कहा। अभी हाथ मत लगाना इन्हें। देवराज चौहान ठिठका रैना को देखकर। रैना के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान देखकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। अब यह नक्शा मेरा है देवराज चौहान, वो सारी दौलत भी मेरी है, रैना हंसकर कह उठा। देवराज चौहान होंठ सिकोड़े रैना को देखता रहा। ये तो कमीना होने के साथ साथ कुत्ता भी है, मामचंद गुर्राया। तभी रैना ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। इसके साथ ही दूर खड़ी काली कार की तरफ इशारा किया तो आनन फानन काली कार के दरवाजे खुले और 4 आदमी निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। चारों के हाथों में देसी कट्टे दबे थे और वो गली चौराहे पर घूमने वाले बदमाशों जैसे लग रहे थे। अब क्या होगा? मामचंद धीमे से सोहनलाल से बोला। ये तो पूरी तैयारी करके आया है। पहले ये हमसे कागजों का बिजनेस कर रहा था, अब लोहे का बिजनेस करना चाहता है, सोहनलाल बोला। ये नक्शा ले जाएगा, मामचंद फीके स्वर में बोला। नहीं ले जा सकेगा। ले जाएगा। तेरे को नहीं पता, हम लोहे का बिजनेस करने में भी शातिर हैं। सोहनलाल के दांत भिज गए थे। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हिलना मत, रैना ने कठोर स्वर में कहा।
और सावधानी से नीचे झुककर नक्शे के कपड़े रूपी दोनों टुकड़े उठा लिए। रिवॉल्वर देवराज चौहान पर ही ताने रखी थी। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मेरे मुंह मत लगना। तू और खतरनाक आदमी? मामचंद कड़वे स्वर में कह उठा। मुझे देखकर हमेशा ऊंट पर चढ़ा रहता था और मैं तेरे को गोली मार दूंगा। रहना गुर्राए। चुप हो जा, सोहनलाल धीमे स्वर में मामचंद से बोला। इस वक्त वो घबराया हुआ है, बड़ी बात नहीं कि गोली भी चला दे। वो नक्शे ले जा रहा है, नहीं ले जा पाएगा, तू शांत रह। तब तक चारों आदमी पास पास आ पहुंचे थे। देवराज चौहान ने उन चारों पर नजर मारी। एक ने तो रिवॉल्वर भी इस तरह पकड़ रखी थी कि जैसे पहली बार ही थामी हो। फिर रैना पर निगाह जा टिकी। क्या कर रहे हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। ये नक्शा मेरा है, वो सारी दौलत मेरी। तुम अकेले उस दौलत को हासिल नहीं कर सकते। ये आसान काम नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। मेरे लिए बहुत आसान काम है। 10-20 आदमी साथ लूंगा और अभी तो इस नक्शे को समझना भी है कि ये तुम चिंता मत करो, मैं समझ लूंगा। अब मेरे रास्ते में मत आना। तुमने देख ही लिया है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। दोबारा कभी मुझे नजर आए तो मारे जाओगे। देवराज चौहान रैना को देखते ही मुस्कुरा पड़ा। एक हाथ में नक्शे के दोनों हिस्से और दूसरे में रिवॉल्वर थामे पीछे हटता रहना बोला। मैं जा रहा हूं और इस बार तो तुम्हें जिंदा छोड़े जा रहा हूं, तुम दोनों को भी। उसने सोहनलाल और मामचंद को देखा। अगली बार मुझे दिखे भी तो जिंदा नहीं बचोगे। वापस मुंबई लौट जाओ वरना जान गंवा बैठोगे। तभी मामचंद के होठों से निकला, वो कारें इधर ही आ रही हैं। सबकी निगाह फौरन उस तरफ उठी। दो कारें तेजी से रेत उड़ाती इधर ही आ रही थी। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान शांत सा खड़ा था, उधर ही देख रहा था। उन कारों में तुम्हारे आदमी हैं? रैना हड़बड़ाकर देवराज चौहान से बोला। नहीं तो फिर कौन है वो तुम्हारे ही आदमी है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे। रैना चीखा। वो दोनों कारें रैना की काली कार के पास आकर रुकी और धड़ाधड़ उसके दरवाजे खुले और हथियार बंद 11-12 आदमी बाहर निकले। दो ने गने थाम रखी थी, बाकी ने रिवॉल्वरें। देखते ही देखते सबको घेर लिया। ये क्या हो रहा है? मामचंद हड़बड़ाकर सोहनलाल से बोला। ये लोहे का बिजनेस है। लोहे का बिजनेस? मामचंद घबराया हुआ था। हाँ, सबने लोहे के हथियार थाम रखे हैं, सोहनलाल ने कहा। पर चुप रहो। देवराज चौहान को अब मामला गंभीर होता लगा। वो सब पर नजर घुमा रहा था कि तभी उसके होंठ भीज गए। अब एक कार के खुले दरवाजे में से मोहन दासा को बाहर निकलते देखा। तब तक सोहनलाल भी दासा को देख चुका था। मोहन दासा शांत भाव से इसी तरफ आने लगा था। कौन हो तुम लोग? रैना रिवॉल्वर थामे घबरा कर चीखा। जानते नहीं कि मैं खतरनाक आदमी हूं और तुम सब? तभी रैना के सिर पर एक गन तभी रैना के सिर पर एक गन की नाल रख दी। रैना सिर से पांव तक कांप उठा। रिवॉल्वर फेंको, गन वाला गुर्राया। रैना ने तुरंत रिवॉल्वर फेंक दी। तुम सब भी रिवॉल्वरें फेंको, वो रैना के चारों साथियों से बोला। उन्होंने भी फौरन अपने कट्टे गिरा दिए। मोहन दासा वहां पहुंचा और देवराज चौहान के पास पहुंच गया। कैसे हो देवराज चौहान? मोहन दासा सामान्य स्वर में बोला। बढ़िया। मुगल बादशाह की दौलत के बारे में अब तक क्या पता लगा? पता लग रहा है। मोहनदासा ने रैना के हाथ से कपड़े के दोनों टुकड़े लिए। ये क्या है? शायद इसकी वजह से ही झगड़ा हो रहा था, है ना? हाँ। ये है क्या? रेगिस्तान में जहां मुगल बादशाह की दौलत दबी है, ये वहां पहुंचने का नक्शा है। बहुत खूब, मोहनदासा मुस्कुराया। फिर तो ये नक्शा मेरा होना चाहिए। ले लो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मोहनदासा ने देवराज चौहान को देखा। दोनों की आंखें मिली। मोहनदासा इनकार में सिर हिलाता कह उठा। मैं इस नक्शे को ले जाना चाहता हूं पर ले नहीं जा सकता देवराज चौहान। तभी तो कह रहा हूं। तभी तो कहा है कि तुम ले लो, देवराज चौहान मुस्कुराया। मोहनदासा की निगाह दूर दूर तक गई, फिर देवराज चौहान को देखकर बोला। इस वक्त यहाँ टोनी पार्कर और नागरे भी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ से कुछ ले जाते देखा तो गोलियां चला देंगे। वो आंखें लगाई यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इस वक्त गड़बड़ होते नहीं देखना चाहता। कहने के साथ ही मोहनदासा ने आगे बढ़कर नक्शे के दोनों हिस्से देवराज चौहान को थमाए। तुम्हें उन सब के बारे में खबर तो होगी ही कि वो भी यहाँ है। मुझे तुम्हारी भी खबर थी कि तुम यहाँ हो। डकैती मास्टर हो, आंखें बंद थोड़े ना रखोगे। कहने के साथ ही मोहनदासा ने रैना और उसके चारों साथियों को देखा। ये लोग तुम पर रिवॉल्वर ताने खड़े थे, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा कि कहीं तुम गोली न खा जाओ। इनकी जरूरत है तुम्हें?
नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, इन्हें खत्म कर दो। मोहनदासा ने अपने आदमी को आदेश दिया और वापस कार की तरफ बढ़ गया। ठहरो, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में बोला। दासा ने पलटकर देवराज चौहान को देखा। तुम इन पांचों को खत्म करने को कह रहे हो? हाँ, पांचों को खत्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे शूट कर दो। देवराज चौहान ने रैना की तरफ इशारा किया। कल को ये ही मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी कर। नहीं, रैना चीखा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यह नजर भी नहीं। तभी एक धमाका हुआ और गोली रैना के सिर में प्रवेश कर गई। रैना औंधे मुंह रेत पर जा गिरा। मामचंद हक्का बक्का रह गया ये देखकर। तुम चारों जाओ, देवराज चौहान रैना के चारों साथियों से बोला। दोबारा यहां नजर भी मत आना। वो चारों कांपती टांगों से काली कार की तरफ भागे। शुक्रिया दासा, देवराज चौहान बोला, तुम मौके पर आए। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, क्योंकि तुम मेरे लिए दौलत तलाश कर रहे। कहकर मोहन दासा कार की तरफ बढ़ गए। मोहन दासा के सब आदमी भी दासा के पीछे चल पड़े। तब तक रैना वाली कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई थी। वहां देवराज चौहान, सोहनलाल और मामचंद खड़े थे। सामने रैना की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। ये तुमने क्या किया? रैना को क्यों मार दिया? मामचंद फटे स्वर में कह उठा। हमने नहीं मारा, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान के कहने पर उसे मारा गया है। उन लोगों ने उसे मारा और रैना हमको मारने जा रहा था। उस कमीने में इतना दम कहां था जो गोली चला देता? वो पूरी तैयारी के साथ आया था, साथ में 4 आदमी भी लाया। अब वो मर गया। पूरा नक्शा हमारे पास है। मामचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हें रैना से प्यार था जो उसके लिए तुम लोग मुझे भी मार सकते हो कि चौथाई हिस्सा ना देना पड़े। मामचंद घबराया सा कह उठा। तुम लोग खतरनाक हो। देवराज चौहान ने मामचंद को देखकर कहा, भरोसा रखो, जो हमसे धोखेबाजी करता है हम उसे ही मारते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लोग कौन थे जो अभी? उसका नाम मोहनदासा था और ये उन लोगों में से एक है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम उस दौलत तक पहुंचे और ये हमें मारकर दौलत छीन ले। देवराज चौहान बोला। ओह, पर इसने तुम्हें नक्शे क्यों वापस कर दिए? अगर ये नक्शे ले जाता तो दूर से देख रहे दूसरे लोग इस पर गोलियां चला देते और नक्शे को हथियाने की चेष्टा करते। यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि दौलत की तरफ बढ़ते हमारे कदम रुकें। ये चाहता है काम होता रहे। ये है कौन? मुंबई अंडरवर्ल्ड का दादा। ओह, तो तुम लोग कौन हो? ये तेरे को बाद में पता चल जाएगा। यहां से चल, धूप में झुलसे जा रहे हैं, सोहनलाल ने कहा। मामचंद ने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए और रैना की नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठा ली। ये क्या कर रहा है? सोहनलाल ने पूछा। अगर तुम लोगों ने कभी मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इसे मैं रखूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। अच्छी बात है, तू भी लोहे का बिजनेस करके देख ले कि फलता है कि नहीं। सोहनलाल भी मुस्कुराया। पर मेरी बात याद रखना कि लोहे का बिजनेस हर किसी को सूट नहीं करता। तीनों वापस दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। रैना की मौत का मुझे दुख हो रहा है। मामचंद ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली। शायद इसलिए हो रहा है कि मैं उसे बहुत सालों से जानता था और सोचा नहीं था कि वो इस तरह मर जाएगा। उसने चालाक बनने की कोशिश की थी, सोहनलाल बोला। वो ऐसा ही था, कमीनों जैसा। तभी तो वो मुझे अच्छा नहीं। देवराज चौहान के मोबाइल की बेल बजी। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। हम डेरा के बाहर तक आ गए हैं। उधर से रिम्मी की आवाज उठी। आ जाओ, होटल महक पहुंचो, हम वहीं मिलेंगे। देवराज चौहान ने कहा और फोन जेब में रख लिया। ये वही हैं तुम्हारे साथी? मामचंद ने पूछा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। आ रहे हैं। हाँ, मुझे उस दौलत में से चौथा हिस्सा दे देना। बाकी तुम लोग जो भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मामचंद कह उठा। लेकिन ये जो लोग हमारे पीछे लगे हैं, ये कहीं मेरे से मेरा हिस्सा तो नहीं छीन लेंगे? तेरे पास रिवॉल्वर है ना? सोहनलाल बोला। हाँ, मेरी जेब में। फिर क्यों चिंता करता है? जो भी तेरा हिस्सा छीनना चाहे उस पर गोली चला देना। मामचंद ने सोहनलाल को देखा पर कहा कुछ नहीं। अगला दृश्य। वो तीनों वापस होटल पहुंचे। रिम्मी, जगमोहन, कुंदा मालवे अभी नहीं पहुंचे थे। सोहनलाल ने लंच के लिए वेटर को कहा और कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान भी बैठ चुका था, परंतु मामचंद टहल रहा था। बैठ जा, सोहनलाल बोला। क्यों हिले जा रहा है? उस कमीने रैना के बारे में सोच रहा हूं। वो सच में कमीना था। सारा नक्शा ले लेना चाहता था। एक बार बिना ऊंट के आया और उसका काम तमाम हो गया। अब तक उसे ऊंट नहीं बचा रखा था।
पर उसका मरना मुझे पसंद नहीं आया। वो जिंदा रहता तो हमारे लिए दोबारा पंगा खड़ा करता। मामचंद ने सोहनलाल को देखा और गहरी सांस लेकर कह उठा, तुम्हारा लोहे का बिजनेस मुझे पसंद नहीं आया। अब तो तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर है। वो तो आड़े वक्त के लिए संभाली है। चलानी आती है? चल जाएगी। चलाने के लिए मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मामचंद कुछ बेचैन था। मुझे तो अपनी जान की चिंता होने लगी है। ये मामला खतरनाक है। तुम लोग भी मुझे खतरनाक लगते हो। रहना बेवकूफ था। मेरी बात मान ली होती तो अब तक दोनों मिलकर उस दौलत को रेगिस्तान से निकालकर बांट चुके होते और वो जिंदा भी रहता। तुझे अभी तक समझ नहीं आई कि रहना सारी दौलत लेना चाहता था। वो तुम्हें भी मार देता। कमीना था साला, पर उसे मरना नहीं चाहिए था। लगता है तुमने अपने सामने पहली बार किसी को मरते देखा है जो। तो मैं क्या रोज रोज लाशें देखता हूँ? शरीफ बंदा हूं, पर तुम लोग मुझे शरीफ नहीं लगते। तुम लोग तो। तभी दरवाजे पर आहटें उभरी, फिर दरवाजा थपथपाया गया। सोहनलाल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रिम्मी, जगमोहन, कुंदा मालवे खड़ा था। वो भीतर आ गए। जगमोहन ने सोहनलाल का परिचय रिम्मी और कुंदा मालवे से करवाया। सोहनलाल जांचने वाली नजरों से दोनों को मिला। रिम्मी ने कुंदा मालवे को देवराज चौहान से मिलवाया। देवराज चौहान जगमोहन से मिलकर खुश हुआ। नागरे की कैद में रहने की वजह से लंबे वक्त के बाद उसे मिला था। यहां सब ठीक चल रहा है? जगमोहन मुस्कुराकर देवराज चौहान से बोला। ये कौन है? रिम्मी ने पूछा। उसकी नजरें मामचंद पर थी। ये मामचंद है। नक्शे का एक हिस्सा इसके पास था, देवराज चौहान ने कहा। अब ये उस दौलत का चौथाई हिस्सेदार है। चौथाई? रिम्मी के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। आधी दौलत तो तुमने मुझे देनी है। तो? देवराज चौहान मुस्कुराए। तुम क्या बाकी की चौथाई दौलत पर रहोगे? रिम्मी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। नक्शे का दूसरा हिस्सा रैना नाम के आदमी से मिला था। चौथाई का वो हिस्सेदार था, परंतु कुछ देर पहले वो मारा गया। कैसे? मोहनदासा ने उसे मार दिया, क्योंकि तब वो हमसे नक्शे के दोनों हिस्से लेकर भाग जाना चाहता था। मोहनदासा? रिम्मी परेशान हो उठी। ये तुम लोगों के बीच कैसे आ गया? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि यह मामला दासा ने ही शुरू किया था। दोस्तों, इस वाक्य का असली अभिप्राय आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने हमारा पिछला ऑडियो बुक 100 माइल्स सुना है तो, क्योंकि वो इस ऑडियो बुक का पहला पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो इस मामले में दखल देने का पूरा अधिकार रखता है। पार्कर और नागरे भी यहाँ हैं और तुम पर नजर रख रहे हैं। रिम्मी परेशान थी। यह बात पहले ही तुम्हें फोन पर बता चुका हूं। रैना के साथ क्या हुआ था? रिम्मी ने पूछा। देवराज चौहान ने सब बताया। रिम्मी ने सब्र के साथ परेशान हाल में सब सुना। तुम मेरे से चाल तो नहीं खेल रहे देवराज चौहान? रिम्मी कह उठी। कैसी चाल? तुमने मुझे और मालवे को यहाँ इसलिए बुला लिया ताकि दासा मुझे और नागरे मालवे को मार देगा और दौलत के हिस्सेदार कम हो। गलत मत सोचो। मैं इस तरह सोच ही नहीं सकता। ऐसा सोचना मेरी आदत में नहीं है। मुझे हैरानी है कि सब कुछ तुम कर रहे हो और खुद चौथा चौथा हिस्सा लेने को तैयार हो। अभी हिस्से की बात मत करो। सफर काफी लंबा है अभी। कैसे? 300 सालों से रेगिस्तान में दबी दौलत तक पहुंचना आसान नहीं। फिर दासा, नागरे, टोनी पार्कर हम पर नजर रख रहे हैं। वो भी दौलत चाहते हैं और हिस्सा नहीं करना चाहते। ऐसे में आने वाले वक्त में हालात बहुत बार बदलेंगे। चंकी नाम का हत्यारा जिसने टोनी पार्कर के आदमियों ट्रेहन और मोहम्मद खान को मारा है, वो भी इस दौलत के पीछे लग चुका है। मेरी निगरानी पर लगे पार्कर के 2 आदमियों की वो हत्या कर चुका है। यानी कि अभी देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। फिर तो हमें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। रिम्मी बेचैनी से कह उठी। क्यों? मोहन दासा मुझे खत्म कर सकता है। दासा को धोखा देकर मैं दौलत पाने के लिए तुमसे आ मिली। वो तो मुझे। दासा तुम्हारी परवाह न करके पार्कर और नागरे की चिंता करेगा। नागरे मुझे मार सकता है। कुंदा मालवे कह उठा। मैंने उसकी कैद से जगमोहन को आजाद कराया। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन तीनों के सामने तुम दोनों से भी बड़ा सवाल है कि वो एक दूसरे को रास्ते से कैसे हटाएं। तुम लोगों के बारे में यही सोचेंगे कि तुमसे तो कभी भी निपट सकते हैं। पहले दौलत के पीछे लगे लोगों की संख्या कम की जाए। क्या दासा ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? नहीं, पर ऐसा मेरा ख्याल है।
मैं दासा, नागरे या टोनी पार्कर की जगह पर होता तो ऐसा ही सोचता। जो भी हो, कुंदा मालवीय ने कहा, नागरे और दासा की तलवार तो मेरे और रिम्मी के सर पर लटकती रहेगी। तुम दोनों के मन में बसा ये डर धीरे धीरे निकल। तभी वेटर 2 ट्रे थामे खाना ले आया। बातें रुक गई। वो खाना खाने में व्यस्त हो गए। नक्शा कहाँ है? रिम्मी ने पूछा। मेरे पास है, देवराज चौहान बोला। नक्शा 2 हिस्सों में है। हाँ। तुमने नक्शा समझने की चेष्टा की कि अभी वक्त नहीं मिला देखने का? सब ठीक रहा तब मुझे आधा आधा हिस्सा दोगे ना? रिमी बेचैनी से कह उठी। इस बारे में तुम्हें मुझसे कभी भी शिकायत नहीं होगी। खाना खाने के बाद नक्शे को समझने की चेष्टा करना, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। अगला दृश्य। मोहनदासा होटल के कमरे में कुर्सी पर बैठा आंखें बंद किए सोच में व्यस्त था। वहां 2 और आदमी भी मौजूद थे, परंतु दासा का मूड देखकर वो चुप थे। शाम के 6:30 बज रहे थे। काफी देर बाद दासा कुर्सी पर हिला और मोबाइल निकालकर बसंत गोला का नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कहिए दासा साहब, किधर है तू? 12 बजे से ही गायब है। इधर को आता है या नहीं? मोहनदासा सामान्य स्वर में कह उठा। कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। दासा ने फोन बंद करके जेब में रखा कि तभी दरवाजा थपथपाया गया। रिवॉल्वर हाथ में लेके देख तो, दासा ने एक से कहा। एक आदमी रिवॉल्वर निकाले फौरन दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खोला। सावधानी से बाहर देखा तो अपने ही आदमी को खड़े पाया। उसे भीतर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। आने वाला दिवटे था। तू इधर कैसे दिवटे? दासा कह उठा। तू तो देवराज चौहान की निगरानी पर लगा। वहां और आदमी भी हैं। मैं आपसे खास बात करने आया हूं, दिवटे ने कहा। दोपहर को रिम्मी देवराज चौहान के पास आ पहुंची है। रिम्मी? मोहनदासा चौंका। देवराज चौहान के पास दोपहर को आई है? और तू अब बता रहा है दिवटे? तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी देर से खबर दे। मैं खुद इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, तभी फोन पर खबर नहीं दी। मोहनदासा के चेहरे पर खतरनाक भाव आ ठहरे। तेरे को पता है ना कि रिम्मी मेरे पीछे को कैसे लात मारी? अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। अगर वो धोखा ना देती तो इस वक्त रिम्मी के बदले मैं देवराज चौहान के पास होता और हम उस दौलत को पाने की तैयारी में होते। रिम्मी के साथ कुंदा मालवीय और जगमोहन भी पहुंचा है, दिवटे बोला। रामजादा कुंदा मालवीय, 2 कौड़ी का गैंगस्टर। और अब तक नागरे को कुंदा मालवीय की खबर मिल गई होगी दासा साहब। मोहनदासा ने कठोर निगाहों से दिवटे को देखा। कुछ किया नहीं नागरे ने? मालवीय का सीना गोलियों से छलनी नहीं किया? नहीं। मोहनदासा दिवटे को देखने लगा। नागरे मालवीय को छोड़ने वाला नहीं है, दिवटे ने कहा। वो मालवीय को बुरी मौत देगा। ये काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। नागरे समझदारी से काम ले रहा है, दिवटे ने गंभीर स्वर में कहा। दोपहर को मैंने भी यही सोचा था कि कुछ ही देर में वो मालवीय को मारने के लिए अपने आदमी भेज देगा। मैं इंतजार करता रहा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि नागरे की नजरों में मालवीय की मौत से ज्यादा वो दौलत कीमती है जो देवराज चौहान तलाश रहा है। नागरे नहीं चाहता कि किसी भी वजह से देवराज चौहान का ध्यान अपने काम से हटे। वो देवराज चौहान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मालवीय का क्या है? मालवीय पर तो कभी भी हाथ फेर देगा। मोहनदासा के चेहरे के भावों में कोई फर्क नहीं आया। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिम्मी की गर्दन काटने में जल्दी ना करें। अब तो वो देवराज चौहान के पास ही रहेगी। पहले आप दौलत तक पहुंच जाएं, उसके बाद रिम्मी को उसकी धोखेबाजी की सजा दीजिएगा। दिवटे। मोहनदासा की आंखें सिकुड़ी। वो मुस्कुराया। अब तू मुझे सलाह देगा? जो मेरे मन में आया कह दिया, दिवटे शांत स्वर में बोला। इस वक्त आपका असली मकसद तो उस दौलत को। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। दरवाजा खोला तो बसंत गोला भीतर आ गया। आ गोला, मोहनदासा सिर हिलाकर कह उठा। बढ़िया खबर सुन। रिम्मी दोपहर को देवराज चौहान के पास आ पहुंची है। साथ में कुंदा मालवीय नाम का वो हरामी भी है, और जगमोहन भी। दोपहर की खबर दिवटे अब बता रहा है। ओह रिम्मी, बसंत गोला के होठों से निकला। आंखों में दरिंदगी नाच उठी। धोखेबाज। दिवटे अब मुझे सलाह देने लगा है। कहता है अभी रिम्मी को कुछ ना कहा जाए, पहले दौलत पा ली जाए। रिम्मी को मारने के चक्कर में देवराज चौहान का ध्यान अपने काम से बढ़ सकता है। दिवटे कहता तो ठीक है दासा साहब, बसंत गोला ने सिर हिलाकर कहा। हमें रिम्मी को मारने के लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा।
सोचा मैंने, बात मुझे ठीक लगी दिवटे की। मोहनदासा सिर हिलाकर बोला, रिम्मी के साथ कुंदा मालवीय और जगमोहन भी है। नागरे ने अभी तक कुंदा मालवीय को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उसे खबर तो दोपहर को ही मिल गई होगी कि मालवीय आया है। बसंत गोला खामोश रहा। दिवटे खड़ा था, मोहनदासा को देख रहा था। तू जा दिवटे, दासा ने हाथ हिलाकर कहा। देवराज चौहान पर पूरी नजर रख। दिवटे कमरे से बाहर निकल गया। तू दोपहर से कहाँ था? मोहनदासा ने बसंत गोला को देखा। गोला ने वहां खड़े दोनों आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हो गया तो बसंत गोला बोला, देवराज चौहान के होटल के बाहर मैंने चंकी को देखा। बंदर यहां? मोहनदासा अजीब स्वर में कह उठा। वो कोई और होगा, वो चंकी ही था। हैरानी की बात है, तूने तो खोपड़ी हिला दी मेरी। दासा सच में हैरानी में था। फिर बता, कहां देखा तूने? देवराज चौहान के होटल महक के बाहर कुछ दूर अपनी कार में बैठा था। कब? घंटा भर पहले। वो अभी भी वहीं? तेरा मतलब कि बंदर देवराज चौहान पर नजर रख रहा है? अपने माथे पर हाथ फेरता दासा बोला। बसंत गोला ने सहमति से सिर हिला दिया। विश्वास नहीं होता कि बंदर देवराज चौहान को नजरों में रखे है। क्या वो भी उस दौलत के पीछे है? मैंने तो उसे टोनी पार्कर का काम तमाम करने की सुपारी दी थी। 12 करोड़ उसे एडवांस में दे चुका हूं, 8 काम होने पर देना है। त्रेहन मोहम्मद खान को मार दिया है, अब उसने टोनी पार्कर को मारना था। और वो देवराज चौहान के होटल के बाहर क्यों है? बता गोला। मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा, मोहनदासा ने सिर हिलाया। फोन लगा बंदर को, बात तो करूं कि उसके इरादे क्या है। बसंत गोला ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। तूने बंदर के पास पास जाकर बात क्यों नहीं की? इसमें भारी खतरा है। कोई मुझे चंकी के साथ देख लेता तो ये भेद खुल जाता कि चंकी हमारे लिए पार्कर के पीछे। तेरा क्या मतलब कि टोनी पार्कर को अभी तक बंदर की हवा नहीं मिली कि वो यहाँ पर है? टोनी पार्कर को चंकी के बारे में हवा मिली होती तो वो चंकी को खत्म करने का मौका न छोड़ता। बसंत गोला मोबाइल कान से लगाता कह उठा। स्पष्ट है कि अभी तक टोनी पार्कर को चंकी की मौजूदगी का पता नहीं है। मोहनदासा के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखने लगे। गोला दासा की तरफ मोबाइल बढ़ाता बोला, बेल जा रही है। मोहनदासा ने मोबाइल लिया और कान से लगाया कि चंकी की आवाज कानों में पड़ी। बोल गोला। मैं बोल रहा हूं, मोहनदासा शांत स्वर में बोला। तू किधर है? डेढ़ा गांव में, जहां तुम हो। चंकी का शांत स्वर कानों में पड़ा। अभी अभी गोला ने मुझे बताया कि तेरे को देखा है, तो मैंने सोचा उससे गलती लगी होगी, तभी फोन मारा तेरे को। चंकी, तू बहुत देर लगा रहा है। अब तक तो पार्कर खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो तो जिंदा घूम रहा है। मोहनदासा का स्वर सामान्य था। तेरा ही काम कर रहा हूं। बाकी का 8 करोड़ मैंने तैयार कर रखा है, जल्दी ले लूंगा। डेढ़ा में तू टोनी पार्कर को मारने के वास्ते है? हाँ। पर तू तो महक होटल के बाहर है। हाँ, यहाँ टोनी पार्कर के आदमी भी मौजूद हैं। 2 दिनों में उसके 2 आदमी खत्म कर चुका हूँ। क्या फायदा? तू उधर क्यों नहीं जाता जिधर टोनी पार्कर ठहरा है? उस होटल का नाम बताऊं? मुझे अपना काम करना आता है दासा, तू सलाह मत दे। ठीक है, लेकिन तेरा महक होटल के बाहर टिकना मुझे समझ में नहीं आता। टोनी पार्कर देवराज चौहान के पीछे है। देवराज चौहान पर मेरी नजर है। पार्कर कभी तो सामने आएगा। ये क्या बात हुई चंकी? तुझे तो पार्कर के होटल के बाहर होना तू मुझे सिखा मत दासा। दासा के चेहरे पर सोच के भाव थे। मुझे पता है कि देवराज चौहान क्या कर रहा है, टोनी पार्कर किस चक्कर में है। सब पता है? कैसे पता है? खबर लगी जाती है दासा। मैं पार्कर के पीछे हूं और पार्कर देवराज चौहान पर नजरें रख रहा है, तो पता क्यों नहीं चलेगा? सो तो है, सतर्क रहना। जैसे गोला ने तेरे को देख लिया, वैसे ही पार्कर का आदमी तेरे को देख लेगा तो पंगा हो जाएगा तेरा। उधर से चंकी ने फोन बंद कर दिया। मोहनदासा गंभीर था। उसने फोन वापस गोला को देते हुए कहा, बंदर गड़बड़ कर रहा है गोला। वो वहां देवराज चौहान पर नजर रख रहा है, मुगल बादशाह की दौलत के वास्ते। मोहनदासा ने सहमति से सिर हिलाया। ओह, ये तो बुरी बात है। चंकी अपने इरादे का पक्का है। टोनी पार्कर के पीछे लगे बंदर को दौलत की हवा मिली तो वो रास्ता बदलकर देवराज चौहान के पीछे हो गया। हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। वो पेशेवर हत्यारा है। दौलत पाने के लिए वो हमें भी खत्म कर देगा। चंकी अब देवराज चौहान के पीछे से हटने वाला नहीं। बसंत गोला ने बेचैनी से कहा।
दगाबाजी पर आ गया है बंदर, मेरे काम में अपनी टांग अड़ा दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहनदासा ने गंभीर स्वर में कहा और जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। बंदर का रास्ता बदलना होगा, उसे व्यस्त रखना होगा। मैं टोनी पार्कर को बंदर के वहां होने की खबर दे रहा हूँ। बंदर की खबर पाकर टोनी पार्कर रुकने वाला नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बंदर उसकी जान के पीछे है। पार्कर बंदर को फौरन खत्म करके सिर पर मंडराते मौत के खतरे को हटा देना चाहेगा। लेकिन चंकी तो हमारे लिए टोनी पार्कर को मार रहा, अब नहीं। अब वो दौलत पाने के लिए देवराज चौहान पर नजर रखे है। पार्कर ने बंदर को मार दिया तो बढ़िया, नहीं तो मरा तो पार्कर उसकी भी तलाश में आदमी लगा देगा। नहीं मरा तो पार्कर उसकी भी तलाश में आदमी लगा देगा। इस तरह बंदर देवराज चौहान पर नजर नहीं रख पाएगा और मजबूरी में उसे टोनी पार्कर के पीछे लग जाना पड़ेगा कि उसे खत्म करे। यानी जो भी होगा ठीक होगा। मोहनदासा ने फोन कान से लगा लिया। बसंत गोला बेचैनी से खड़ा दासा को देख रहा था। उधर बेल जा रही थी, फिर टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। नमस्कार पार्कर साहब, मोहनदासा मुस्कुराकर बोला। आप भी डेरा पहुंच गए दासा? उधर से टोनी पार्कर की आवाज आई। मैं जानता हूं तुम भी डेरा में हो। वो सिक्का मेरा ही तो था जिससे उस दौलत तक पहुंचा जा सकता था। आपने सिक्का मेरे से लेकर नागरे के हवाले कर दिया। तय ये हुआ था कि मैं उस दौलत का 40% का हिस्सेदार हूं और आप मुझे इस मामले की खबर देते रहेंगे कि मामला किस रुख से आगे बढ़ रहा है। परंतु आपने मुझे कोई खबर नहीं दी। ये तो गलत बात है पार्कर साहब, मुझे आपसे शिकायत है। दोस्तों, ये सारी कहानी 100 माइल्स में उपलब्ध है। अगर आपने नहीं सुना है तो उसे सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तू मेरी तरफ उंगली उठा रहा है दासा? गलत मत कहिए, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको टेढ़ी नजर से भी देखूं। सोच भी नहीं सकता। मैंने तो वही बात कही जो हमें तय हुई थी, परंतु आपने मुझे कोई खबर नहीं दी। तब मैंने तेरे को इस मामले से हट जाने को भी कहा था, पर तू इस सारे मामले पर नजर रखे रहा। उस छोकरी रिम्मी को चारा बनाकर तूने देवराज चौहान के सामने डाल दिया। रिम्मी ने बढ़िया किया तेरे साथ। तेरे को धोखा देकर देवराज चौहान से जा मिली। टोनी पार्कर का शांत स्वर कानों में पड़ा। शातिर छोकरी है वो, अपना काम कर गई। तेरे को तब दर्द तो बहुत हुआ होगा। इस धंधे में ये सब होता रहता है। मैं आज तू रेगिस्तान की शुरुआती जगह पर देवराज चौहान के पास गया, क्यों गया? वहां क्या हुआ था? ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि देवराज चौहान पर रिवॉल्वर तन गई थी। पता चला। मुझे लगा कहीं देवराज चौहान को कोई गोली न लग जाए, इसलिए मुझे उनके बीच जाना पड़ा। मामला क्या था? मोहनदासा ने शराफत से सब कुछ सच बता दिया। तो देवराज चौहान को दौलत तक पहुंचने के नक्शे के दोनों हिस्से मिल गए? पार्कर की आवाज आई। हाँ। तो अब तुम्हारा क्या करने का विचार है? तुमने वो नक्शे उससे लिए नहीं? ऐसा करना गलती होती, मोहनदासा ने सतर्क स्वर में कहा। देवराज चौहान शुरू से इस काम पर लगा है, तो उसे ही ये काम करने देना चाहिए। वो हमसे बेहतर जानता है कि उस दौलत तक कैसे पहुंचना है। वैसे भी वो दौलत की तलाश हमारे लिए ही तो कर रहा है पार्कर साहब। तुम मेरे साथ क्यों नहीं मिल जाते? पार्कर के शब्द शब्द कानों में पड़े। मैं आपके साथ ही हूँ। आगे के वक्त में कहीं भी मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में तो देवराज चौहान को दौलत तक पहुंचने देना चाहिए। बुरा क्या है तो वो हमारी नजर में ही। एक बात समझ में नहीं आई कि देवराज चौहान जानता है कि हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी वो दौलत तक पहुंचने में लगा हुआ है। क्या है उसके मन में? यही कि वो हम सबको पार करके दौलत का मालिक बन जाएगा। मोहनदासा हौलत से हंसा। पर ऐसा होगा नहीं। मैं नागरिक के बारे में सोच रहा हूं कि हम तो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन नागरिक का क्या करेंगे? उसका इंतजाम कर देंगे, यही आसान रहेगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। क्यों ना अभी नागरिक का काम कर दें, मोहनदासा ने कहा। एक बार दौलत का पता तो लगे कि वो कहाँ है, उसके बाद नागरिक को रास्ते से हटा देंगे। तुम मुझे फोन करते रहना दासा, हम संपर्क में रहेंगे और खबरें एक दूसरे को देते रहेंगे। इस तरह नागरिक को हटा देंगे। तो दौलत को कैसे बांटा जाएगा? आधी तुम्हारी, आधी मेरी। टोनी पार्कर का सामान्य स्वर कानों में पड़ा। फिर तो हम एक ही हैं। मोहनदासा की आवाज में किसी तरह का भाव नहीं था। रेहन और मोहम्मद खान के हत्यारे चंकी के बारे में कोई खबर है? वो बचेगा नहीं, एक बार मुझे दिख जाए। मेरे आदमी ने चंकी को देवराज चौहान वाले होटल के बाहर कार में बैठे देखा। अभी? उधर से पार्कर चौंका। दोपहर को? वो होटल के बाहर क्या कर रहा है? टोनी पार्कर की आवाज में तेजी आ गई।
मैं नहीं जानता, परंतु चंकी के बारे में मुझे पता चला तो आपको बता देना ठीक समझा। इसी पल उधर से टोनी पार्कर ने फोन बंद कर दिया। मोहनदासा मुस्कुराया और फोन बंद करके बोला, अब बंदर नाचता फिरेगा, पार्कर के आदमी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे में चंकी देवराज चौहान पर नजर न रखकर पार्कर से निपटने की सोचेगा। अंजाम जो भी हो हमारे लिए बढ़िया होगा। क्या आप पार्कर से मिलने जा रहे हैं? बसंत गोला ने पूछा। कभी नहीं, मोहनदासा जहरीले स्वर में कह उठा। टोनी पार्कर जैसे इंसान से मिला नहीं जा सकता। वो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो कभी दूसरे का भला नहीं कर सकता। वो ईमानदार है ही नहीं। कभी मैं पार्कर के लिए काम किया करता था, उसे मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। दौलत सामने आते ही वो सबसे पहले मुझे गोली मारेगा। पार्कर जैसा इंसान दोस्ती तो क्या दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। सिक्का आपसे झटक कर वो पहले ही आपको धोखा दे चुका है, गोला ने कहा। मैं भूला नहीं हूं इस बात को। मोहनदासा के दांत भिज गए। रेहन और मोहम्मद खान के ना रहने की वजह से पार्कर कमजोर हो गया है। वक्त आने पर हम आसानी से उसका शिकार कर लेंगे। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान महक होटल के कमरे में बेड पर नक्शे के दोनों हिस्सों को जोड़ कर बिछाए बीते 2 घंटों से उस पर बने नक्शों को समझने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु नक्शे पर लिखी भाषा उसकी समझ में नहीं आई। भाषा समझ में आने के बाद ही नक्शे को समझा जा सकता था। नक्शे पर बनी लकीरों के साथ भी कहीं कहीं कुछ लिखा था। कमरे में देवराज चौहान के अलावा जगमोहन और रिम्मी थे। जगमोहन अखबार खोले बैठा था। रिम्मी की निगाहें देवराज चौहान पर टिकी थी। देवराज चौहान को जब नक्शे पर से नजर हटाते देखा तो रिम्मी कह उठी, क्या हुआ? इस पर लिखी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, देवराज चौहान ने कहा। रिम्मी उठकर बेड की तरफ बढ़ गई। जगमोहन ने भी अखबार एक तरफ रख दिया। रिम्मी बेड के पास पहुंचकर बिछे नक्शे पर नजरें दौड़ाने लगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। ये उर्दू जैसी भाषा है, रिम्मी ने सीधे होते हुए कहा। परंतु उर्दू नहीं है, देवराज चौहान बोला। इस भाषा को किसी को दिखाना होगा, जगमोहन वहीं बैठा बोला। एक ही रास्ता है। मामचंद कहाँ है? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। साथ वाले कमरे में। कुंदा? वो ठीक सामने वाले कमरे में है। रिम्मी और कुंदा का वही कमरा है, जगमोहन ने कहा। मैं मामचंद से बात करके आता हूँ, देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो भाषा के किसी जानकार को जानता होगा। देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। जगमोहन उठा और बेड पर नक्शे पर झुकी रिम्मी की तरफ बढ़ता हुआ कह उठा, तुम्हारा बस चले तो इस नक्शे में घुसकर आधी दौलत वसूल कर लो। रिम्मी ने निगाहें उठाकर जगमोहन को देखा। पास पहुंचकर जगमोहन ने नक्शे के कपड़े को उठाया और तय लगाने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ, रिम्मी अचकचा कर बोली। तुम्हें भाषा समझ में आ रही है? नहीं। तो फिर देखने से क्या फायदा? जगमोहन ने तय लगाने के बाद कपड़े के दोनों टुकड़ों को जेब में ठूंसा। इन्हें ज्यादा हवा लगाना ठीक नहीं, मुगल बादशाह नाराज हो जाएगा। रिम्मी वहीं बेड पर बैठ गई। मेरे ख्याल में मुगल बादशाह की आधी दौलत ही बहुत बड़ी होगी, तुम संभाल नहीं पाओगी। मेरे साथ कुंदा है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। हमें ये मामला शुरू से शुरू करना चाहिए और बंटवारे पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। ये ठीक बात नहीं कि तुम सारी दौलत का आधा ले रही हो, बहुत ज्यादा है ये। देवराज चौहान ने वादा किया है कि वो आधी दौलत मुझे देगा, क्योंकि मैंने तुम्हें नागरे की कैद से निकाला है। मैंने देवराज चौहान की तब काफी सहायता की थी जब नागरे ने देवराज चौहान के कंधे में डिवाइस फिट करके उसे आजाद कर दिया था, और देवराज चौहान को खबर तक नहीं थी कि नागरे ने उसके साथ क्या किया है। मैंने वो डिवाइस निकलवाने में मदद तुमने नहीं, मोहनदासा ने मदद की थी। वहां मोहनदासा नहीं, मैं थी, रिम्मी ने तीखे स्वर में कहा। तुमने मोहनदासा को तगड़ा धोखा दिया है, देखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रिम्मी के चेहरे पर परेशानी उभरी। तुम मोहनदासा के लिए काम करती थी। मोहनदासा ने ही अपना प्लान बनाकर तुम्हें देवराज चौहान के पास भेजा था। तुम दासा के प्लान पर काम करती रही और अपनी गोटी फिट करती रही। बाद में हालात ये हुए कि तुम उस दौलत की हिस्सेदार बनकर देवराज चौहान के साथ मिल गई, जिसे पाने के फेर में मोहनदासा था। मोहनदासा के आदमी बाहर हैं और अब तक दासा तक ये खबर भी पहुंच गई होगी कि तुम यहाँ पर इस होटल में देवराज चौहान के साथ मौजूद हो। क्या पता तुम्हें मारने के लिए दासा ने आदमी भेज भी दिए हों। तुम मेरे से इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? रिम्मी झल्लाकर डरे स्वर में कह उठी। ठीक ही तो कहा है मैंने,
देवराज चौहान ने कहा था कि अभी दासा मुझे कुछ नहीं कहेगा। रिमी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान का कहना पत्थर पर लकीर थोड़ी है, उसका ख्याल गलत भी हो सकता है। चुप हो जाओ, मेरे से ऐसी बातें मत करो, रिमी खींच कर कह उठी। तुम दासा से बच सकती हो। कैसे? अगर तुम सारी दौलत का 10% लेने पर तैयार हो जाओ तो दासा से तुम्हें बचाने की गारंटी हम ले लेंगे। बकवास मत करो, मैं आधा हिस्सा ही लूंगी, जो कि देवराज चौहान से तय हो चुका है। ठीक है, आधा ही लेना, लेकिन मोहन दासा को मत भूलना। वो तभी दरवाजा खुला और देवराज चौहान भीतर आया, ठिठक गया। क्या बात है? रम्मी के चेहरे पर तीखे भाव देखकर देवराज चौहान ने पूछा। कुछ नहीं, जगमोहन जल्दी से कह उठा। हमारी आपस की बात है। मामचंद से क्या बात हुई? वो कल सुबह हमें जैसलमेर किसी के पास ले जाएगा, जो कि शायद ये भाषा पढ़ लेगा या बता देगा कौन इसे पढ़ सकता है। देवराज चौहान के शब्द पूरे हुए ही थे कि तभी बाहर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। अचानक ही गोलीबारी शुरू हो गई थी। स्पष्ट महसूस हो रहा था कि एक तरफ से ही गोलियां चल रही हैं। वो चौंके, उनकी नजरें मिली। कोई बाहर नहीं जाएगा, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल, मामचंद और कुंदा से कह दो। जगमोहन फौरन बाहर निकल पड़ा, जबकि रिमी का चेहरा फक पड़ गया। ये लोग मोहनदासा के तो नहीं जो? शांत रहो, अभी मोहनदासा कुछ भी नहीं करेगा। ये बाहर हम पर नजर रख रहे लोगों का आपसी मामला है। आपसी मामला? चुप रहो, तुम सुरक्षित हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक गोलियां चलनी थम गई थी, पूरी तरह शांति छा गई थी। तभी जगमोहन, मामचंद, कुंदा मालवे और सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। क्या हुआ? कुंदा मालवे बोला। बाहर किसने गोलियां चलाई? आराम से बैठ जाओ सब, जो भी मामला है अभी पता चल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। कैसे पता चल? कुंदा मालवे ने कहना चाहा। चुप रहो। तभी मामचंद ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। तभी मामचंद ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। ये क्या कर रहे हो? सोहनलाल झल्लाकर बोला। कोई मुझे मारने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, मामचंद ने कहा। तेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है, इसे वक्त से पहले मत निकाला कर। पुलिस ने तेरे पास रिवॉल्वर देख ली तो कम से कम 3 साल के लिए अंदर गया। तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। मामचंद ने झटपट जेब में रख ली रिवॉल्वर। अभी तक दोबारा एक भी गोली नहीं चली थी, गोली की आवाज भी नहीं उभरी। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने फौरन बात की। डॉन जी नमस्कार, उधर से आती आवाज कानों में पड़ी। मैंने सोचा खबर दूं कि बाहर क्या हुआ, नहीं तो तुम सोचते रहोगे कि गोलियां क्यों चली, या फिर हो सकता है तुम्हें पता हो कि गोलियां क्यों चली। नहीं पता। कुछ लोगों ने कार में बैठे चंकी पर गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वाले कार से सिर्फ 10-12 फुट दूरी पर थे, परंतु चंकी की शानदार किस्मत रही। वो न सिर्फ गोलियों से बच गया, बल्कि वहां से ठीक ठाक हाल में भाग निकला। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। अब ये सोच रहे होंगे कि चंकी पर गोलियां किसने चलाई। आवाज कानों में पड़ी। टोनी पार्कर के आदमी होंगे गोलियां चलाने वाले। पक्का तो नहीं है, पर ख्याल मेरा भी यही है। अभी गोलियां और भी चल सकती हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि दूसरा भी दौलत तक पहुंचे। ये सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। इस बार इस बार आवाज में सोच के भाव आ गए थे। दोपहर को तुम्हें जिस प्रकार मोहन दोपहर को तुम्हें जिस प्रकार मोहनदासा ने बचाया, वो सोचने वाली बात थी। जरा बताओ तो पूरा मामला क्या था? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। सबको देखते कह उठा। कुछ लोगों ने चंकी पर गोलियां चलाई हैं, परंतु चंकी बच निकला। यह काम टोनी पार्कर का हो सकता है। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सब होटल में रहेंगे क्योंकि बाहर पुलिस भी जरूर पहुंचेगी। हमें सिर्फ अपना काम की तरफ ध्यान देना है। तुम्हारे साथ लगकर तो मुसीबत पर मुसीबत आने लगी है, मामचंद बोला। दिन में तुम्हारे इशारे पर रैना को मार दिया गया और अब बाहर गोलियां चलने लगी। तुम आखिर चीज क्या हो? तू क्यों फालतू की चिंता करता है? जगमोहन ने आगे बढ़कर मामचंद के कंधे पर हाथ रखा। हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वहां बात करते हैं। तो अपने दिल का हाल सुनाना, मैं अपनी कहूंगा। जगमोहन और मामचंद बाहर निकल गए। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान और मामचंद होटल से बाहर निकले और कार में सवार होकर जैसलमेर के लिए चल पड़े। देवराज चौहान कार चला रहा था, बगल में मामचंद बैठा हाथ में थमी विस्की की बोतल से घूंट भर रहा था। 2-4 बड़े घूंट भरने के बाद उसने बोतल बंद करके पैरों के पास फुटबोर्ड पर रख दी।
मुझे बाजार से एक दो जोड़ी कपड़े ले देना, मामचंद ने कहा। जब मुझे दौलत का चौथाई हिस्सा मिलेगा तो पैसे लौटा दूंगा। देवराज चौहान चुप रहा। जवाब तो दो। ठीक है, ले लेना कपड़े। देवराज चौहान सोच में डूबा के उठा। ये जगमोहन तुम्हारा साथी है? एकाएक मामचंद बोल उठा। साथी, दोस्त, सब कुछ। देवराज चौहान ने मामचंद के चेहरे पर नजर मारी। फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कुछ अजीब सा है। तुम उसे तनख्वाह देते हो या हिस्सा? क्यों? देवराज चौहान मुस्कुराया। बताओ तो। ना तनख्वाह देता हूं ना हिस्सा। आने वाला पैसा हम दोनों का होता है। तभी तो। मामचंद ने सिर हिलाया। क्या तभी तो? कल वो मुझे कंधे पे हाथ रखकर दूसरे कमरे में ले गया था। देखा था ना तुमने? हाँ। उसके बाद वो मेरे से बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा। मैंने सोचा कि वो काफी अच्छा आदमी है। फिर मुझे बताने लगा कि पास में ज्यादा पैसा हो तो चोर लुटेरे पीछे पड़ जाते हैं, जान पर बन आती है। मुझे उसकी बात सही लग रही थी। मैं सहमति में सिर हिलाता रहा। फिर बाद में जानते हो मुझे क्या बोला? क्या? कहने लगा कि मुगल बादशाह की दौलत का 25% हिस्सा बहुत ज्यादा होगा। इतना लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे लिए 2-3% ही बहुत होगा। इसी से मेरी जिंदगी बढ़िया कट जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। घंटा भर वो मुझे इसी बात के लिए तैयार करता रहा। मामचंद ने तीखे स्वर में कहा। तुमने उससे कहा ये बात करने को? नहीं। तो उसे समझा देना कि अब वो ऐसी बातें ना करे मुझसे। मैं 25% ही लूंगा। तुमने ये बात उसे समझा दी? हाँ। फिर वो दोबारा तुमसे ये बात नहीं करेगा। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। इस बारे में वो फिर बात करेगा मुझसे। तो तुम उसे समझा देना कि तुम्हारा इरादा पक्का है। वो लालची है। वो नहीं चाहता कि मैं 25% लूं। सोचता है सब कुछ उसे ही मिल जाए। तुम देख लेना, एक दिन वो तुम्हारा सारा पैसा लेकर भाग जाएगा। तुम खाली हो जाओगे। मामचंद ने कहा। देवराज चौहान मुस्कुराता रहा। एक बात का जवाब दोगे? पूछो। सोहनलाल कहता है कि तुम कागज और लोहे का बिजनेस करते हो। कागज वो नोटों को कहता है, लोहा रिवॉल्वर को कहता है। मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। तुम बताओगे कि तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम्हें जानने की क्या जरूरत पड़ गई? यूं ही, उत्सुकता के नाते। मामचंद ने सिर हिलाकर कहा। मत पूछो। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। ये बताओ कि जैसलमेर में तुम मुझे किसके पास ले जा रहे हो? मेरी पुरानी पहचान का एक मौलवी है। जब मैं बड़ा आदमी हुआ करता था तब उसके बहुत काम आया था। मुझे पता चला है कि नक्शे पर उर्दू जैसी कोई भाषा लिखी है। वो मौलवी इस तरह की भाषाएं जानता है। उससे बात करके देखते हैं। वो विश्वास के काबिल है? पूरी तरह।